लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो लवणता का मुख्य स्रोत उसमें दिया हुआ था नदियां, दूसरा ज्वालामुखी, तीसरा जीव जंतु और चौथा नरवटनी। इस तरह से तो उसमें क्या था, जो समुद्र में जो नदियां मिलती हैं तो वह धरातल से लवण को घुला करके क्या करती है, ला करके समुद्र में मिला देती है। ठीक है, इसमें जो लवणता में सबसे प्रमुख जो फैक्ट मिलते हैं समुद्र में, वह सबसे ज्यादा है सोडियम क्लोराइड। तो क्रम आपको याद करना है, 3-4 क्रम याद कर लेनी है। ये सबसे ज्यादा क्या, तो सबसे अधिक क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड मिलता है, और उसके बाद क्या मिलता है, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद फिर मिलता है मैग्नीशियम सल्फेट, फिर चौथे नंबर पर है कैल्शियम सल्फेट। तो ये क्रम हम आपको लिखवा देते हैं। ठीक है, इसके अलावे सवाल ये भी किए जाते हैं कि सबसे ज्यादा लवणता कहाँ मिलता है, पूरे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जो लवणता है वह वान टर्की लेक है, तुर्की में वान टर्की लेक, जहां 330 प्रति हजार, 330 प्रति हजार। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1000 लीटर हम जल लेते हैं, उसमें से 330 लीटर क्या निकलेगा, लवण निकलेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इस पर आप आराम से तैर सकते हैं, बल्कि डूब ही नहीं सकते। आप आराम से उसमें प्रवेश कर जाइए, चलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, खाली ऐसे करिए, आगे बढ़ जाइए, उसमें डूबने का सवाल पैदा नहीं। कहा जाता है कि समुद्रों में तैरना नदियों में तैरने की अपेक्षा अधिक आसान है, कहता है ना। उसके पीछे क्या कारण है, ऐसा क्यों कहा जाता है, लवणता। तो जो लवणता उसमें ज्यादा है तो उसमें तैरना आसान होता है, प्लावन बल उसका क्या होगा, अधिक होगा, है ना। लवणता की वजह से कई सारी चीजें और भी कई सारा प्रभाव पड़ते हैं। जैसे एक झील है, नेक्टन झील, वो है तंजानिया में। तो उसमें इतना ज्यादा कैल्शियम मिलता है, इतना ज्यादा अधिक कैल्शियम है कि अगर आप गलती से उसमें नहाने की गुस्ताखी कर बैठे तो आप पत्थर हो जाएंगे, पूरा शरीर कैल्सिफाइड हो जाता है, काला नहीं हो जाएगा, पत्थर के बन जाता है। कोई पक्षी पानी पीने के लिए जाएगा, पानी पीने के लिए उसमें चोंच डालेगा और पत्थर का बन जाएगा। एक पढ़े हो ना इसका वाला, एक कहानी था, जो कुछ भी छूता था और सोना का बन जाता था, है लोभी राजा, जो हरदम अधिक से अधिक पैसे करने का सपना देखता था। तो उसी प्रकार से उसकी विशेषता है, उसको उस पानी को जो भी टच करता है वो कैल्सिफाइड हो जाता है। आप लोग गूगल में डाल करके देखोगे, उसमें दिखाएगा। ठीक है, तो आसपास में कई सारे आपको पक्षी बच्ची पत्थर के रूप में से आपको दिखाई पड़ेंगे। तो गया ये करने के लिए इस तरह से रह गए। तंजानिया का स्थिति, जिसमें कुछ चीजें आप नोट कर लीजिए। सागर में खारापन, पहले शीर्षक दे दीजिए, महासागरीय लवणता, ओशियन सैलिनिटी, ओशियन सैलिनिटी। सागर में खारापन, उसमें सागर में खारापन, सागरीय लवणता, ओशियन सैलिनिटी। सागर में खारापन, उसमें खुले लवण और अन्य खनिज पदार्थों के कारण होता है। सागर में खारापन, उसमें खुले लवण और अन्य खनिज पदार्थों के कारण होता है। सामान्य रूप से, सामान्य रूप से सागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम
प्रति 1000 ग्राम जल में स्थित प्रति 1000 ग्राम जल में स्थित लवण की मात्रा पोस्ट में कर लीजिए प्रति 1000, पोस्ट में प्रति 1000 या पीपीटी के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, पीपीटी के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, अब जैसे हम लोग कहीं ड्रिल करते हैं पानी पीने के लिए, लेकिन पता चलता है कि पानी कैसा है, खारा है, कहीं पर आपको मीठा पानी मिलता है। ठीक है, तो लवणता का उच्चतम जो स्तर है, यानी कि खारे जल को सीमांकित जो करता है, वह है 24.7 प्रति 1000। जब 24.7 प्रति 1000 अगर कहीं पर लवणता की मात्रा रहती है, तो हम कहते हैं कि यह काफी उच्च सीमा है, मतलब कि लवणता वह अधिक है, उच्चतम उच्च सीमा में। लेकिन उच्चतम नहीं, उच्चतम तो 330 प्रति 1000 तक जाएगा, है ना। इसी प्रकार से सागरीय लवणता का जो प्रतिशत है, जैसा कि हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि कितना है, 35 प्रति 1000 के आसपास मिलती है। ठीक है, एक नेक्स्ट पॉइंट लीजिए कि महासागरों की औसत लवणता 35 प्रति 1000 है। महासागरों की औसत लवणता 35 प्रति 1000 है। ठीक है, विश्व में सबसे नेक्स्ट पॉइंट, विश्व में सबसे अधिक लवणता, विश्व में सबसे अधिक लवणता टर्की की वान लेक, टर्की की वान लेक झील, टर्की की वान लेक झील में मिलती है, जो 330 प्रति 1000, जो 330 प्रति 1000 है। ठीक है, तो 330 प्रति 1000 यानी कि कितना हो गया उसका, 1000 लीटर में 330 लीटर लवणता रहे। ठीक है, उसके पश्चात क्रमशः मृत सागर, इसके पश्चात क्रमशः मृत सागर, डेड सी, पोस्ट में लिखे डेड सी में 238 प्रति 1000, 238 प्रति 1000, संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद खारी झील, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की बृहद खारी झील, इसी को ग्रेट साल्ट लेक कहते हैं। हिंदी इंग्लिश में ही कर लो, क्योंकि ग्रेट साल्ट लेक पूछता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्रेट साल्ट लेक, ग्रेट साल्ट लेक में 220 प्रति 1000 लवणता पाई जाती है, 220 प्रति 1000 लवणता पाई जाती है। कुछ कुछ विशेष प्रकार का, लेकिन ज्यादा जो खारा रहेगा तो उसमें अगर मछली रहेगा तो उसके शरीर का पूरा पानी बाहर आ जाएगा। जोक वगैरह को मारे हो कभी, जोक पर नमक डाल देते तो क्या होता है, उसका शरीर का सारा पानी बाहर आ जाता है। आप अचार जब बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं,
नमक भी डालते हैं। उसका उद्देश्य क्या होता है? प्रिजर्व करना, प्रिजर्वेशन का भी काम करता है। उसका जल को क्या करता है? निचोड़ देता है। इसलिए अधिक खारे पानी में जहाँ की खारापन बहुत ज्यादा है वहां पर मछली वगैरह का संभावना, लेकिन कुछ कुछ विशेष प्रकार का रहता होगा। लेकिन जहाँ बहुत ज्यादा है वहां तो नहीं ही उम्मीद की जा सकती है। ठीक है, तो बिल्कुल वीरान एरिया रहता है। वहाँ तो कुछ भी नहीं, वहाँ तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं, तो पेड़ पौधा भी नहीं रहे। जो होगा तो कैल्सीफाइड हो जाएगा, पत्थर का बन जाएगा है। क्या करना, लाके छिड़क देना है कहीं क्या? छिड़कने से नहीं होगा, उसका कैल्सीफाइड कम होगा ना, बहुत अधिक मात्रा में लाएगा तब तो होगा। खाली जल ऐसे छिड़क देगा तो पत्थर का हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पानी होगा पूरी कैरी कर सकते। चलिए, तो ये सारी चीजें थी। फिर इसी प्रकार से चैलेंजर एक अभियान निकला था समुद्रों के अध्ययन के लिए। बहुत बड़ा जहाज था जिसका नाम चैलेंजर था, और उस पर दुनिया के कई देशों के साइंटिस्ट थे, और पूरे धरातल का जो महासागर है उस पर वो अध्ययन करने के लिए निकला था। वहाँ का जल, वहाँ की मछलियाँ, वहाँ के जीव जंतु और अन्य सारी चीजों पर अध्ययन किए जा रहे थे। चलने वाली हवाएं, धाराएं, कई सारी चीजों पर। उसी दौरान आपका जो मेरियाना गर्त था उसकी भी खोज की गई। तो उस जहाज का नाम था चैलेंजर। तो चूंकि चैलेंजर पर दुनिया भर के कई सारे साइंटिस्ट थे, इसीलिए उस अभियान का नाम रखा गया चैलेंजर अभियान। तो चैलेंजर अभियान में एक डिटमार नाम का एक साइंटिस्ट भी था। उसने यह पता लगाया कि महासागर में 27 प्रकार के लवण मिलते हैं। ठीक है, जो मुख्य रूप से जो लवणों की मात्रा है वो 27 प्रकार के लवण उसमें पाए जाते हैं। तो ये लाइन आप लोग लिख लीजिए कि 1884 में चैलेंजर अन्वेषण के समय, 1884 ईस्वी में चैलेंजर अन्वेषण के समय डिटमार ने, डिटमार साइंटिस्ट था, डिटमार ने सागरों में 27 प्रकार के लवणों का पता लगाया। डिटमार ने 27 प्रकार के लवणों का पता लगाया, जिनमें से 7 प्रकार के लवण सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। जिनमें 7 प्रकार के लवण सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। क्या हुआ है? आप इस फॉर्मेट में इसको नोट करिए। लवण के प्रकार लिख लीजिए, कुल मात्रा प्रति 1000 ग्राम में और प्रतिशत, यानी 1000 लीटर लेते हैं तो उसमें कितना निकलेगा? सोडियम क्लोराइड 27.213 ग्राम किसका रहेगा? सोडियम क्लोराइड का। अगर परसेंटेज में यानी 35 को अगर ओवरऑल मानेंगे, 35 प्रति 1000 है, तो 35 को अगर हम 100 माने तो जो परसेंटेज होगा कितना होगा? 77.8%। मैग्नीशियम क्लोराइड इसमें 1000 ग्राम में 3.8707 जो ग्राम है वो क्या निकलेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड निकलेगा। परसेंटेज कितना होगा? 10.82%। ठीक है, इसी प्रकार से मैग्नीशियम सल्फेट इसमें 1.658 जो ग्राम है वो क्या निकलेगा? मैग्नीशियम सल्फेट, और इसका जो परसेंटेज है कितना है? 4.7। आप लोग इसको नोट करिए।
लिए नोट? क्लियर है ना, दिख रहा है ना सबको? और हम पूछेगा तो आराम से आप याद रखिएगा, चार कम से कम याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम और कैल्शियम सल्फेट। परसेंटेज ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, परसेंटेज ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सोडियम क्लोराइड 77.8%, मैग्नीशियम क्लोराइड 10.822%, मैग्नीशियम सल्फेट 4.7%, कैल्शियम सल्फेट 2.6%, पोटेशियम सल्फेट 2.5, कैल्शियम कार्बोनेट 0.3%, मैग्नीशियम ब्रोमाइड 0.2%। बाकी जो बचेगा इसमें अन्य में डाल दीजिए, यहाँ पर देखिए अन्य छूटा हुआ है, अन्य। ठीक है, इसमें मिला करके 100 नहीं होगा ना, तो बाकी इसमें हटा लीजिएगा 100 में, बाकी जो बचेगा उसको अन्य में डाल दीजिएगा। तो कितने प्रकार के? 27 प्रकार के, तो अन्य भी तो कुछ होगा उसमें। ठीक है, हो गया। नोट कर लिए, आगे बढ़े। तो ये सारी इसमें क्या है, लवणता का जो प्रतिशत है, उसमें जो मुख्य लवण मिलते हैं, ये सारे लवण मिलते हैं, क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, फिर आ गया कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये महत्वपूर्ण लवण इसमें। ठीक है, एक पॉइंट ये भी लिख लीजिए कि नदियां, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत पृथ्वी ही है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत पृथ्वी ही है। नदियां सागर तक, नदियां सागर तक लवण पहुंचाने वाले कारकों में सर्व प्रमुख है। लवण पहुंचाने वाले कारकों में सर्व प्रमुख है। इसके अलावा, इसके अलावा पवन द्वारा भी नमक का स्थल से सागर में स्थानांतरण होता है। इसके अलावा नमक का, सॉरी, इसके अलावा पवन भी, इसके अलावा पवन भी स्थल से सागर की ओर नमक का स्थानांतरण करता है। जब हवाएं चलेगी तो क्या होगा, नमक जो रहते हैं डस्ट के रूप में उड़ करके जा करके मिल जाएंगे उसमें। इसके अलावा
बवने भी नमक का स्थानांतरण स्थल से सागर की ओर करती है, या फिर उलट के लिख सकते हैं कि इसके अलावा पवन द्वारा भी नमक का स्थल से सागरों की ओर स्थानांतरण होता है। दोनों चीजें कर सकते हैं। ठीक है, अब दो चार बात आप लोग अपने से समझिए, आप लोग खुद बताइए कि सागरों में जो लवणता है, तो लवणता को कौन कौन से फैक्ट प्रभावित करते हैं, एक एक करके सब बताएगा। जो बच्चा एक बार बोल देगा, अगर वो सही रहा तो फिर दूसरा कोई उसको रिपीट नहीं करेगा, फिर दूसरा कोई अन्य बात बताएगा। बताओ, सागर में जो लवणता है वो कौन कौन से फैक्टर है जो प्रभावित करते हैं कि किस क्षेत्र में कितना लवण रहेगा, कम रहेगा या अधिक रहेगा। जो बता दिए उसको भी तुम लोग रिपीट कर सकते हो। जाओ, ऊपरी हिस्से में सबसे अधिक लवणता रहेगी, क्यों? तो लवण ऊपर लटकल रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। तो लवण ऊपर लटका हुआ रहेगा, नीचे तो जा सकता है ना। अगर कहीं पर लवणता ज्यादा है तो लवण नीचे बैठ भी तो सकता है। तो ऊपरी हिस्से में सागर की लवणता अधिक होगी, इसका मतलब एकदम नीचे में जाएंगे तो उनको मीठा पानी मिलेगा। मीठे पानी का बड़ा स्रोत हम कर सकते हो। सागर के जो सबसे निचले हिस्से हैं तो हमें मीठा पानी मिलना चाहिए। तो हम जो रोना रो रहे हैं पानी का, ये क्राइसिस है भाई, मीठा पानी तो धरती पर है ही नहीं है। उन्हें 3% और 3% है, मेरा रोना गलत है? क्या नीचे समुद्र के नीचे तो मीठा पानी है। चलिए, ये बात आपका खंडन होगा। पर्यावरण से क्या प्रभाव पड़ेगा जी? कोई उचित नहीं उसका, और बताओ। नदियां के मुहाने पे क्या रहेगा? अधिक लवण रहेगा, क्यों? यहाँ पर एक चीज समझो, सागर की लवणता अधिक है कि नदियों की लवणता अधिक है? सागर की लवणता अधिक है। जब सागर की लवणता अधिक है और नदियों की लवणता नहीं के बराबर है, एकदम नहीं के बराबर, 1% भी लवण नहीं होगा उसमें, तो अधिक। अब मान लो कि तुम दो गिलास हो, एक गिलास में चीनी बहुत ज्यादा है, ठीक है, शरबत तुमने बनाया चीनी का, उसमें बहुत ज्यादा, एक गिलास में मीठा है, चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा है, दूसरे में चीनी की मात्रा बहुत कम है। चीनी की मात्रा जिसमें अधिक है उसमें अगर हम पानी मिलाएंगे तो प्रभावित ज्यादा कौन होगा? उसकी लवणता घटा देगा या बढ़ा देगा? घटा देगा ना। अगर अधिक जिसमें चीनी उसमें हम सादा पानी मिला दिए तो लवणता को क्या, उसका जो मिठास को क्या करेगा, घटाएगा कि बढ़ाएगा? घटा देगा जी। तो जब समुद्र के मुहाने या नदियों के मुहाने, यानी जहां पर समुद्र से नदियां मिलती है, तो मीठी पानी जा रही है और वहां पर खारा है, तो वहां की खारापन बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा ना। तो ये कह सकते हैं कि मैंने सवाल किया था कि लवणता को प्रभावित करने का, ये कह सकते हो कि समुद्र का जो किनारा है जहां पर नदियां आके मिलती है या नदियों के मुहाने, उसे नदी का मुहाना बोलते हैं, जहाँ कोई नदी जाके किसी नदी, दूसरी नदी या किसी झील या किसी समुद्र में मिलता है, उसे क्या कहते हैं? नदी का मुहाना कहते हैं। तो वह उस मुहाने पर जहां पर नदी मिलती है इस समुद्र से, वहां पर लवणता की मात्रा कम होगी। ठीक है, ये एक फैक्टर हुआ, तुमने उलट बता दिया, इससे तुम्हारा तो क्वेश्चन ये मार्क्स नहीं मिलेगा इस पर, लेकिन
एक साइड है ये कि वहां पर लवणता कम रहेगा। चलो और बताओ और क्या प्रभावित करता है। समझ ही नहीं पाए क्या बताएं तो समझा जी। तो नहीं समझा किसे बता। कहाँ पर समुद्र में ठीक है। पानी की कमी हो जाती है। हम क्वेश्चन कुछ पूछ रहे थे, क्वेश्चन की जवाब दे रहे हैं। हवा। हाँ, हवा कैसे प्रभावित करेगा समुद्र की लवणता को। है? हवा प्रभावित करता है। हवा प्रभावित करेगा कि जब स्थल से हवाएं जब चलती है तो अपने साथ धूल वगैरह जो उड़ा करके ले जाती है, तो उसमें लवणता भी रहते हैं, लवण के कण भी रहते हैं, और वह भी जाकर के समुद्र में मिलता है। तो ऐसे क्षेत्रों में जहां बहुत अधिक हवाएं चलती है और अपने साथ डस्ट को उड़ा के ले जाकर के कहीं पर मिला रही है, तो वहां पर लवणता की मात्रा वो बढ़ा रही है। जैसे लोयस का मैदान। लोयस का मैदान क्या है, कहीं से धूल उड़ा करके ला करके कहीं पर जमा किया जाता है, और जब किसी मैदान का निर्माण होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे हम कहते हैं लोयस का मैदान। ठीक है। कई जगहों पर लोयस का पठार होता है, बहुत सारे डस्ट उड़ा उड़ा करके ला करके कहीं पर जमा करता है, और जो पठार का निर्माण होता है तो हम क्या करते हैं, लोयस का पठार, जैसे चीन का लोयस का पठार। ठीक है। तो उसी प्रकार से समुद्री स्थलीय लवणता तो क्या करता है, हवाएं जाकर के कहीं पर समुद्र में मिलाता है, तो वहां पर लवणता की मात्रा बढ़ती है। तो डिपेंड करता है कि वहां पर कैसा स्थल से उड़ करके जा रहा है, नंबर एक। दूसरा, लवणता इस पर भी प्रभावित होगा कि जब हवाएं चलती है तो वह लवणीय, जहां पर समुद्र का लवणता अधिक है, तो वहां से उसको धकेल करके किसी ऐसे क्षेत्र में ले जाकर के उसको मिला दिया जहां पर लवणता कम है। तो इस तरह से भी लवणता को प्रभावित करता है हवा। हाँ बताओ। बढ़ेगा। ठीक है। यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर धूप बहुत अधिक पड़ती है और मीठे पानी वहाँ बहुत अधिक मात्रा में नहीं मिलते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वहाँ लवणता बढ़ेगी, क्योंकि मीठे पानी भाप बन बन करके बाहर उड़ जा रहे हैं, और वहां पर जो लवण है वो लवण क्या है, बचा रह जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में वैसे जगहों पर जहाँ वाष्पीकरण बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मीठे पानी का वहां पर काफी कम स्रोत है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे जगहों पर लवणता क्या होगा, बढ़ेगा। चलो और बताओ और क्या प्राप्त करेगा लवणता है। वही चीज हो गया ना। किससे बढ़ जाएगा। सबसे पहले महासागरीय क्षेत्र में एकाएक तापमान बढ़ेगा ही नहीं, एकाएक तापमान घटेगा ही नहीं। महासागरीय क्षेत्रों में तापमान एकाएक नहीं बढ़ते और एकाएक नहीं घटते। तापमान एकाएक कैसे बढ़ जाता है, एकाएक कैसे घट जाता है। अभी तुम्हारे यहाँ मौसम अच्छा है, मतलब काफी बढ़िया मौसम अभी महसूस कर रहे हो ना, ज्यादा ठंडा है ना गर्मी है ना। देखिए, अचानक एकाएक गर्मी आ जाती है ना, चल गर्मी महसूस करने लगते हो। ऐसा क्यों होता है। यह वायु राशि, तो तीन फैक्टर होते हैं। पहला, ये कभी बादल से ढका हुआ है, अब बादल हट गया तो कहीं तेज पड़ने लगा। दूसरा, वायु राशि। वायु राशि का मतलब होता है कि कोई ऐसे क्षेत्र का हवा जहाँ काफी गर्म, और वो ऐसे क्षेत्र में बहने, ऐसे क्षेत्र की ओर बहने लगती है जहाँ का तापमान कम है। तो गर्म क्षेत्र से हवाएं ठंडे क्षेत्र की ओर आती है, तो वहां का तापमान को क्या करती है,
बढ़ा देती है। हमारे यहाँ मौसम बहुत अच्छा होता है, लेकिन पता चलता है पछुआ पवनी चलने लगा तो राजस्थान की गर्म हवाएं हमारी तरफ आने लगती है और हम अचानक गर्मी महसूस करने लगते हैं। इसी प्रकार से ठंड के समय में मौसम हमारे यहाँ ठीक ठाक रहता है, अचानक पश्चिम विक्षोभ आ जाता है और वहां की ठंडी हवाएं हमारी तरफ आ जाती है। 2 दिन के अंदर ही तापमान गिर जाता है। वहाँ सागरों में उम्र ऐसा कम मिलते हैं, नहीं के बराबर, इसमें भी खास कम नहीं। और बता दो इसी को दूसरे रूप में घुमा के कहते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्षा कम होती है, वहां से नदी निकलेगा ही नहीं। और जब नदी नहीं निकलेगा तो ऐसे क्षेत्रों में वाष्पीकरण तो हो ही रहा है लगातार, लेकिन वहां पर मीठे पानी का स्रोत नहीं है। वहां पर क्या रहेगा, नमक का मात्रा अधिक रहेगा, क्योंकि वैसे क्षेत्रों में मीठे पानी जब आकर के नहीं मिलेगी तो वहां पर क्या होगा, लवणता की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है। और अरे दिमाग दौड़ाना है। ज्योग्राफी में यही चीज है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिलेट करना सीखो। ज्योग्राफी नहीं, पूरे के पूरे यूपीएससी और यूपीएससी में ही है, चीजों को रिलेट करना सीखो। कैसे हम दिमागी जो घोड़ा है उसको अधिक से अधिक दौड़ाएं। उन लोगों का दिमागी घोड़ा भी बुड़क रहा है, बेटर की तरफ दौड़ रहा है हल्का, तो घोड़े की तरह दौड़ा। जल धाराओं के नाम तुम लोग सुने हो, समुद्री धारा। समुद्री धारा नदी की तरह बहती है, ठीक है, बहुत अधिक बड़ी राशि में एक जगह की समुद्री धाराएं दूसरी जगह को दूसरी ओर चलती है। तो वह क्या करेगा, जहां पर नमक की मात्रा अधिक है वह उसे बहाते हुए ले जाकर कैसे जगहों पर ले जाएगा जहां लवणता की मात्रा कम है, और वहां पर क्या होगा, लवणता हटा देगा या बढ़ा देगा, प्रभावित करेगा, है ना। इसी प्रकार से ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या होता है, क्या अंटार्कटिका या आर्कटिक महासागर का जो हिस्सा है तो वहां पर क्या रहेगा, बर्फ होते हैं और बड़े बड़े शिलाखंड टूट करके वो बहते हुए दक्षिण की तरफ आ जाते हैं उत्तरी गोलार्ध से, और दक्षिणी गोलार्ध से उत्तर की तरफ चले जाते हैं। और वह मीठा पानी क्या करता है, समुद्र में मिलता रहता है। टाइटैनिक फिल्म देखे हो ना तुम लोग, टाइटैनिक जहाज जो बहुत बड़ा था 1912 में टकरा गया था, जाकर के वो शिलाखंड अति से ग्लेशियर से टकरा गया और टूट गया था, 1200-1300 लोग मारे गए थे। तो बड़े बड़े जो ग्लेशियर जो होते हैं, क्योंकि दक्षिणी अंटार्कटिका जो महाद्वीप है तो क्या पूरा बर्फ है वहां पर, तो टूट करके दक्षिण की तरफ आता रहता है। ठीक है, तो वो मीठा पानी समुद्र में मिलता रहता है, तो वहां पर क्या होता है, लवणता की मात्रा वो घटाता रहता है। मीठा पानी जब मिलेगा तो लवणता की मात्रा क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, ये सारे फैक्टर है जो लवणता की मात्रा को क्या करते हैं, घटाते हैं या बढ़ाते हैं। जिससे हम लोगों ने क्या क्या देखा, पवनें जब चलती हैं तो भी प्रभावित करती हैं। कम जो जहाँ पर लवणता की मात्रा अधिक है उसको अकेल करके ले जा करके ऐसी जगहों पर वहां पे पानी को ले जाता है जहाँ पर लवणता की मात्रा कम होती है, प्रभावित करेगा। महासागर की धाराएं प्रभावित करेगी, नदियां प्रभावित करेगी। नदियां का जो जल होता है आकर के क्या करेगा, ऐसी जगहों पर आकर के मिलेगा जहां पर लवणता अधिक है, तो क्या करेगा, लवणता की मात्रा को घटा देगा। ग्लेशियर क्या करते हैं, आकर के वहां पे मीठे पानी का स्रोत होते हैं वो, तो वहां पर समुद्र में मिल जाता है ये और वहां की लवणता को घटा देता है। तो ये सारे फैक्टर हैं जो समुद्री लवणता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलिए कल हम लोग चर्चा करेंगे, कल तो क्लास नहीं है ना, नेक्स्ट क्लास हम लोग चर्चा करेंगे महासागरीय धाराएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग देख करके आइएगा, इसको मैथ के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। महासागर